Good morning all of you. I'm Gaurav and today in this video we are going to continue our chapter staffing. Right. इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने स्टाफिंग के जो प्रोसेस थी उसको पढ़ा था, उसके जो दूसरे टाइप्स थे उसका इवोल्यूशन था, वो सब कुछ पढ़ा था। बट आज के वीडियो में हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और पढ़ेंगे कि रिक्रूटमेंट जो टर्म है स्टाफिंग के अंदर वो टर्म क्या होता है। राइट। अब रिक्रूटमेंट अगर मैं टर्म की बात करूं तो कई सारे लोगों के माइंडसेट में ये गलत फहमी होती है कि रिक्रूटमेंट मतलब है लोगों को जॉब पे असाइन करना, उनको जॉब दे देना। राइट। बट रिक्रूटमेंट का मतलब सिर्फ और सिर्फ जॉब देना नहीं होता है। इट हैज़ अ वेरी डिफरेंट मीनिंग। इसका मतलब होता ही क्या है, सिर्फ आइडेंटिफाई करना और अट्रैक्ट करना किसको, करेक्ट कैंडिडेट को, ताकि वो आए और विलिंगली हमारी कंपनी में आके इंटरव्यू में पार्टिसिपेट करें। Right. So recruitment refers to a process of finding the possible candidate for a job or a function. It has been defined as a process of searching the prospective employee and stimulating them to apply for the job in an organization. एग्जैक्ट डेफिनेशन यही लिखी हुई है कि सिर्फ और सिर्फ उनको स्टिमुलेट करना, उनको मोटिवेट करना कि आप आइए और हमारी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करिए। जैसे कई सारे आप लोगों ने देखा होगा न्यूज़पेपर में एड्स वगैरह आते हैं, तो वो लोग हमें जॉब थोड़ी दे रहे हैं, वो लोग सिर्फ हमें बुला रहे हैं कि आप आइए और आप जॉब के लिए इंटरव्यू में पार्टिसिपेट कीजिए। राइट। अब अगर मैं रिक्रूटमेंट की बात करूं, सो रिक्रूटमेंट होता है मोटिवेट करना, बुलाना लोगों को, लेकिन जॉब के लिए। तो जॉब के लिए जब हम लोग लोगों को बुलाते हैं तो कहाँ से लोगों को जॉब के लिए बुला सकते हैं? या तो होगा इंटरनल मतलब कंपनी की बाउंड्री के अंदर। अब कंपनी की बाउंड्री के अंदर है, दैट मीन्स वो कंपनी का ही एम्प्लॉय होगा। अब अगर मैं कंपनी के एम्प्लॉय की बात करूं तो कंपनी का जो एम्प्लॉय है उसका या तो होगा ट्रांसफ़र या फिर होगा प्रमोशन। अगर मैं बात करूं रिक्रूटमेंट की, किसी पोजीशन के लिए मुझे कोई पर्सन चाहिए, तो अगर मेरी एक फैक्ट्री में लोग बाग ज़्यादा वर्क कर रहे हैं तो मैं उन्हीं लोग बागों को हटा के मेरी दूसरी फैक्ट्री में जहाँ पे लोगों की रिक्वायरमेंट कम है, जहाँ पे लोगों की ज़रूरत ज़्यादा है लेकिन नंबर्स कम है, वहाँ पे मैं उन्हें ट्रांसफ़र कर दूँगा। या फिर प्रमोशन मतलब उनको अपर पोजीशन पे शिफ्ट कर देना, तो उनकी पोजीशन चेंज हो जाती है। इट इज़ ऑल्सो अ रिक्रूटमेंट। ये भी रिक्रूटमेंट का एक सोर्स है जो कि क्या है, इंटरनली होता है, कंपनी के अंदर से ही होता है। नाउ ये इंटरनल सोर्सेज सिर्फ दो ही हैं, इसके अलावा हम लोग जो नेक्स्ट पढ़ेंगे दैट इज़ योर एक्सटर्नल सोर्सेज। लेकिन उसके पहले हम लोग पढ़ेंगे कि इंटरनल सोर्सेज के फ़ायदे और नुकसान क्या होते हैं। राइट। सबसे पहले इसके फ़ायदे पढ़ते हैं बेटा। अगर मैं किसी एम्प्लॉइज़ को मोटिवेट करना चाहता हूँ तो मैं उसका प्रमोशन करूँगा तो उससे मेरे एम्प्लॉय जो हैं वो ज़्यादा मोटिवेशन के साथ, ज़्यादा एनर्जी के साथ काम करेंगे, विच इज़ गुड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन गोल। राइट। वहीं पे इंटरनल अगर मैं रिक्रूटमेंट करता हूं तो वो ज़्यादा इजी प्रोसेस हो जाती है एज़ कम्पेयर टू द एक्सटर्नल वन, जहाँ पे मुझे एक लंबी चौड़ी प्रोसेस को कंडक्ट करना पड़ेगा सिर्फ एक कैंडिडेट को जॉब देने के लिए। राइट। ट्रांसफ़र इज़ अ टूल ऑफ एन ट्रेनिंग द एम्प्लॉयज़ आर प्रिपेयर दैम फॉर द हाई प्रोफाइल्स, हाई जॉब्स। देखिए, अगर मैं किसी भी पर्सन का ट्रांसफ़र नहीं करूं तो वो एक ही जगह काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाएगा, उसको नए नए चैलेंजेस फेस करने को नहीं मिलेंगे और बड़े ही आराम से उस लिमिटेड बाउंड्रीज़ के अंदर वो काम करेगा। बट जब किसी पर्सन का ट्रांसफ़र होता है तो वो काफ़ी सारे न्यू चैलेंजेस को फेस करता है। न्यू चैलेंजेस को फेस करेगा तो वो हायर जॉब्स के लिए और ज़्यादा अच्छे से रेडी हो जाएगा, विच इज़ गुड फॉर दैट पर्सन। तो ट्रांसफ़र यहाँ पे हेल्प करता है आपको हायर पोजीशन तक पहुँचाने के लिए, आपकी स्किल्स को डेवलप करने के लिए। ट्रांसफ़र जो है, एक और बात याद रखिएगा कि ट्रांसफ़र की वजह से क्या होता है, जिस कंपनी में ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं तो वहाँ पे स्टाफिंग जो है वो काफ़ी अच्छे से हो जाता है। ना तो ओवर स्टाफिंग हम लोग रहने देंगे, ना अंडर स्टाफिंग हम लोग रहने देंगे, और ट्रांसफ़र से उसको बैलेंस कर सकते हैं। इट इज़ अ गुड ऑप्शन फॉर अस। राइट। नेक्स्ट, अगर मैं देखूँ तो इंटरनल रिक्रूटमेंट सस्ता पड़ता है बेटा, ज़्यादा कुछ खर्चा इसमें नहीं करना पड़ता है। परफॉर्मेंस को जज करिए, उनको ट्रांसफ़र या फिर प्रमोट कर दीजिए, ये ज़्यादा इजी वे रहेगा एज़ कम्पेयर टू द न्यू एम्प्लॉयज़ हायरिंग। राइट। इसके अलावा इसके लिमिटेशंस क्या होते हैं समझिए। देखिए, हम लोग सब जानते हैं कि चाहे ट्रांसफ़र लूँ चाहे प्रमोशन लूँ, दोनों के अंदर ही जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ब्लड है मेरी कंपनी का,
जो कि होते हैं हमारे एम्प्लॉयज़, वही आगे पीछे होने वाले हैं, या फिर वो हायर पोजीशन पे जाएंगे या उनकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। बट कोई न्यू ब्लड नहीं आता। हम लोग सब जानते हैं कि जब कोई नया बच्चा 11th क्लास में आता है तो वो काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड रहता है पढ़ाई को लेके, पढ़ता है, और टाइम के साथ साथ जब वो 12th में आता है तो वही क्लास को थोड़ी सी ज़्यादा एंटरटेनिंग नहीं लगती है, ज़्यादा वो मोटिवेट नहीं रहता है। सो इट इज़ जस्ट अ लिमिटेशन फॉर दैट किड, राइट। सो इसके अलावा अगर मैं वहीं पे सेकेंड लिमिटेशन की बात करूं, सो द एम्प्लॉइज़ में बिकम द लेथार्जिक इफ देयर इज अ श्योर ऑफ टाइम बाउंड प्रमोशन। देखिए, इन वेरियस कंपनीज आपको टाइम बाउंड प्रमोशन ऑफर कर दिया जाता है कि आप 2 साल 3 साल जॉब करिए और 3 साल बाद आपका प्रमोशन होना पक्का है। सो आफ्टर 3 years यू विल बी अ काइंड ऑफ लेथार्जिक लाइफस्टाइल यू विल स्पेंड। और वो होगा क्यों ऐसे? क्योंकि आपको जब पता है कि 3 साल बाद आपका प्रमोशन होना है तो आप 2-2.5 साल निकालने के बाद बड़ा आराम से निकालोगे, 6 महीने और निकालने हैं, इसके बाद मेरा प्रमोशन होना तो पक्का है। तो जो मेरे एम्प्लॉयज़ हैं वो क्या हो जाएंगे? ज़्यादा लेथार्जिक हो जाएंगे, लेज़ी हो जाएंगे, आलसी हो जाएंगे और काम को अच्छे से नहीं करेंगे, राइट। और अगर मैं किसी भी नई कंपनी की बात करूं तो किसी नई कंपनी के लिए मैंने आज ही कोई नई कंपनी स्टार्ट करी है तो मेरे लिए इंटरनल सोर्सेज है ही नहीं, क्योंकि एम्प्लॉयज़ एग्जिस्ट करते ही नहीं है। तो ये सोर्स मेरे लिए कब एग्जिस्ट करेगा? जब मेरी कंपनी ऑलरेडी रनिंग में होगी, रिक्रूटमेंट पहले हो चुके होंगे, राइट। द स्पिरिट ऑफ द कॉम्पिटिशन अमंग्स द एम्प्लॉयज़ में बी हैम्पर्ड। देखिए, कई बार क्या होता है कि लोग बाग मिलजुल के काम करना कुछ ज़्यादा ही सीख जाते हैं, हद से ज़्यादा। अगर एम्प्लॉयज़ जो हैं वो सारे हद से ज़्यादा मिल के काम करने लग जाते हैं तो जो टीम स्पिरिट है ना वो ज़्यादा देखने को मिलती है। लेकिन अगर कोई हमारा एक दोस्त प्रमोट हो जाए तो वो काफ़ी ज़्यादा आपको हर्ट भी करेगा। नियो 3 इडियट्स का डायलॉग है कि कोई दोस्त फेल हो जाए तो दुख होता है, लेकिन पास हो जाए और अच्छे नंबर लिया, टॉप आ जाए तो डबल दुख होता है। सेम सीन है, अगर कोई एम्प्लॉय के साथ हम लोग काम कर रहे हैं और वो हमसे पहले प्रमोट हो जाए तो ये बाकी एम्प्लॉयज़ के लिए क्या है, एक थोड़ा सा नेगेटिव साइड डालता है, उनको थोड़ा सा गलत इम्पैक्ट उसके ऊपर जाएगा, ठीक है, जो कि एम्प्लॉयज़ के गोल के लिए रुकावट बन सकता है, हैम्पर्ड तरह रोल प्ले कर सकता है। नेक्स्ट, फ्रीक्वेंट ट्रांसफ़र ऑफ द एम्प्लॉयज़ में ऑफर द रिड्यूस द प्रोडक्टिविटी। देखिए, अगर किसी भी एम्प्लॉयज़ को मैं लगातार ट्रांसफ़र कर रहा हूँ तो क्या होगा, हम लोग सब जानते हैं कि अगर आप एक घर से नए घर में जाते हैं तो फैमिली को एडजस्ट करने में थोड़ा बहुत टाइम लगता है, नहीं लगता? सो आपकी कंपनी आपकी क्या है, बिल्कुल फैमिली की तरह ही है। अगर आप एक फैमिली से दूसरी फैमिली में जाएंगे, दूसरी से तीसरी फैमिली में जाएंगे तो हर एक फैमिली में शिफ्ट होने में, एडजस्ट होने में, खुद को ढालने में थोड़ा बहुत टाइम लगता है। और ख़ुद को एडजस्ट करने से पहले, आपको परफॉर्मेंस देने से पहले ही आपका ट्रांसफ़र कर दिया जाए तो क्या होगा, आप अपनी कभी भी एक जो परफेक्ट जो आउटपुट है वो दे नहीं पाएंगे। तो किसी भी एम्प्लॉय का फ्रीक्वेंट ट्रांसफ़र नहीं होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, टाइम के साथ साथ चेंज होते रहना चाहिए। नेक्स्ट इज़ योर एक्सटर्नल सोर्सेज। नाउ एक्सटर्नल सोर्सेज क्या क्या होते हैं समझिएगा। एक्सटर्नल सोर्सेज की मैं बात करूं तो ये वो हर एक सोर्स है जो कि मेरी कंपनी की बाउंड्री के बाहर से मैं लेने वाला हूं, राइट। अब मैं मेरी कंपनी की बाउंड्री के बाहर से क्या क्या लूँगा? सबसे पहले तो होगा ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। अब डायरेक्ट रिक्रूटमेंट क्या होता है कि जैसे सिंपली मैंने एक नोटिस बोर्ड के ऊपर चिपका दिया कि भाई हमें इतने इतने लेबर की ज़रूरत है। अब वो जो लेबर है वो सबके सब उस नोटिस को पढ़ के मेरे पास आ जाएगी, जॉब के लिए ऑफ़र दे देगी, मतलब अप्लाई कर देगी। तो इस तरीके का जो काम है जहाँ पे मैं नॉर्मली किसी अच्छे प्रोफेशनल एम्प्लॉय को हायर नहीं करूँगा, लेकिन जो नॉर्मल लेबर क्लास लोग होते हैं जैसे कि बदली वर्कर्स जो होते हैं। अब बदली वर्कर्स क्या होते हैं कि लोग बाग कई सारे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो छुट्टी पे चल जाते हैं, कई सारे जो वर्कर्स हैं वो छुट्टी पे चल जाते हैं। सो फॉर द टाइम ड्यूरेशन, जब तक वो हॉलीडे पे हैं तब तक उनकी जगह पे हम किसी दूसरे बदली वर्कर्स को हायर कर लेते हैं। तो इस तरीके के वर्कर्स को हायर करने की जो प्रोसेस होती है वो किसके थ्रू होती है? थ्रू द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। सिर्फ नोटिस बोर्ड पे चिपका के और लोगों को बुला लेते हैं जॉब के लिए, राइट। नेक्स्ट इज़ योर कैजुअल कॉलर्स। नाउ व्हाट इज़ द कैजुअल कॉलर्स? आप लोगों ने देखा होगा कि कई सारे लोग जिनको जॉब्स की रिक्वायरमेंट है उन सभी लोगों के पास फ़ोन आता रहता है कि सर इस कंपनी में रिक्वायरमेंट है, आप आइए अप्लाई कर सकते हैं। ये जनरली जब आप आपके MBAs कर लेंगे या किसी अच्छे कोर्स को आप कंडक्ट कर लोगे, किसी अच्छे कॉलेज से आप कर लेंगे, तो कंपनीज़ के पास एक डेटाबेस होता है आपके रिजल्ट्स के बेसिस पे, राइट। और उस बेस पे आपको फ्रीक्वेंट कॉल आना स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे अभी आप जब 12th का बोर्ड का एग्ज़ाम पास करेंगे और आप अच्छा स्कोर कर लेंगे
तो आपको अलग अलग कॉलेजेस से कॉल आना स्टार्ट हो जाएंगे कि सर आपका डायरेक्ट यहाँ पे एडमिशन हो रहा है विदाउट एनी चार्जेस एंड ऑल दिस थिंग्स। तो वो उन सब के पास आपके फ़ोन नंबर कहाँ से आए? थ्रू द स्कूल? नो, उन सब के पास जो फ़ोन नंबर आएंगे वो आएंगे बेटा कहाँ से? जो डेटाबेस उन लोगों के पास कलेक्ट किया गया है, जो उन लोगों ने कलेक्ट किया है अपनी मेहनत से, चाहे वो गलत तरीके से किया हो, चाहे बोर्ड के पेज से लिया हो, चाहे कहीं से भी लिया हो, लेकिन एक डेटाबेस वो लोग बना लेते हैं और उसी के बेस पे वो क्या करते हैं, आप सबसे कांटेक्ट करते हैं। तो अगर नॉर्मली मैं किसी को फ़ोन करके जॉब ऑफ़र करूं तो उस तरह की प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? कैजुअल कॉलर्स। नाउ व्हाट इज़ द टर्म एडवर्टाइजमेंट? एडवर्टाइजमेंट हम लोगों ने कई बार देखा है कि हमें न्यूज़पेपर में बड़े बड़े एड लगे हुए मिलते हैं कि यहाँ पे जॉब्स की रिक्वायरमेंट है। तो जब हम लोग प्रिंट एड पब्लिश करते हैं और उसके थ्रू हम लोग कैंडिडेट्स को बुलाते हैं कि आप आइए और अप्लाई करिए, तो उस तरह की प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? एडवर्टाइजमेंट। नाउ द नेक्स्ट इज़ योर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। नाउ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होता क्या है? ये जनरली गवर्नमेंट के थ्रू रन किया जाता है, ठीक है, और एंड आर रिगार्डेड एज अ गुड सोर्स ऑफ द रिक्रूटमेंट फॉर द अनस्किल्ड एंड स्किल्ड वर्कर्स। देखिए यहाँ पे होता क्या है कि आपकी पर्सनली डिमांड के बेस पे जॉब जो लोग सर्च कर रहे हैं वहाँ पे गवर्नमेंट आपको सर्च करके डायरेक्टली जॉब ऑफ़र कर देती है। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू मैं इसको समझाऊँ आपको, तो आप किसी फैक्ट्री में फॉर एग्जांपल वर्क कर रहे हैं और वो फैक्ट्री बंद हो गई है एंड दैट फैक्ट्री इज़ इन ए गवर्नमेंट एफिलिएटेड फैक्ट्री, राइट। तो आपको जो है, आप इतने टाइम तक गवर्नमेंट एफिलिएटेड फैक्ट्री में वर्क कर रहे हैं, यू आर एन स्किल्ड मैनेजर। तो जब कंपनी को जब गवर्नमेंट को कहीं पे ज़रूरत होगी किसी स्किल्ड पर्सन की, तो डायरेक्टली आपको एज एन गवर्नमेंट एम्प्लॉय वहाँ पे अपॉइंट कर देंगे। तो इस तरीके का जो एक्सचेंज मैकेनिज़्म होता है जो कि गवर्नमेंट अप्लाई करती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, राइट। नाउ द नेक्स्ट इज़ योर प्लेसमेंट एजेंसीज एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट। अब प्लेसमेंट एजेंसीज और मैनेजमेंट कंसल्टेंट होता क्या है? जनरली दोनों एक ही टर्म होता है, लेकिन दोनों के जो रोल्स हैं वो क्या हो जाते हैं? अलग अलग हो जाते हैं। अब अगर मैं जॉब सीकर हूँ, मुझे जॉब की ज़रूरत है, तो मैं किसी एजेंसी के पास अगर जाता हूँ कि सर मुझे जॉब की रिक्वायरमेंट है और आप मुझे जॉब ऑफ़र करिए, तो वो लोग मेरे लिए जॉब ढूंढेंगे और मुझे इंटरव्यूज़ में बिठाएंगे। तो मेरे लिए वो एजेंसी क्या हुई? प्लेसमेंट एजेंसी। बट वहीं पे अगर कोई बड़ी कंपनी है, उसके पास टाइम नहीं है और वो नहीं चाहती है कि उसकी कंपनी में ये सब कुछ प्रोसेस जो है न्यू एम्प्लॉयज़ का ये कंडक्ट हो, ये बाहर के बाहर ही कंडक्ट हो जाना चाहिए और हमें तो सिलेक्टेड एम्प्लॉयज़ मिल जाने चाहिए। तो ये जो बाहर के बाहर जो कंडक्ट होगा, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे? मैनेजमेंट कंसल्टेंट। वो जो एजेंसी है सेम, जिसको कंपनी हायर कर रही है लोगों को हायर करने के लिए, उस एजेंसी को मैं क्या कहूँगा? मैनेजमेंट कंसल्टेंट। तो वही एजेंसी जॉब सीकर के लिए तो क्या हुई? प्लेसमेंट एजेंसी। और वही एजेंसी एक कंपनी के लिए क्या हुई? मैनेजमेंट कंसल्टेंट, राइट। नाउ द नेक्स्ट इज़ योर कैंपस रिक्रूटमेंट। आपके कॉलेज के थ्रू जो आपकी जॉब्स लगती हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कैंपस रिक्रूटमेंट, जहाँ पे कैंपस में आपको जॉब ऑफ़र कर दी गई है। नाउ द नेक्स्ट इज़ योर रिकमेंडेशन ऑफ एन एम्प्लॉय। सपोज़ मैं इस स्कूल में वर्क कर रहा हूँ और कोई एक पोस्ट यहाँ पे खाली है और सडनली मैंने किसी का नाम रिकमेंड कर दिया कि सर आप एक बार इनको जॉब ऑफ़र करके देखिए, आप एक बार इनको ट्राई करिए, तो उनको जो जॉब मिलेगी उसे हम लोग क्या कर रहे हैं? रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉय। वो किसके रिकमेंडेशन से आ रहे हैं? थ्रू एन एम्प्लॉय। मेरे रिकमेंडेशन से किसी को जॉब यहाँ पे मिल रही है। द नेक्स्ट इज़ योर लेबर कॉन्ट्रैक्टर। नाउ व्हाट इज़ द लेबर कॉन्ट्रैक्टर? लेबर कॉन्ट्रैक्टर होते क्या हैं? जैसे आप लोगों ने देखा होगा, ठेकेदार होते हैं जिनके अंडर बहुत सारी जो लेबर है वो काम करती है। वैसे फैक्ट्री के अंदर क्या है? हम लोग लेबर कॉन्ट्रैक्टर को हायर करते हैं। उस लेबर कॉन्ट्रैक्टर की रिक्वायरमेंट होती है, उसकी ये वर्क होता है कि वो एज़ पर द वर्क लेबर को अरेंज करे। फॉर एग्जांपल आज वर्कलोड काफ़ी ज़्यादा है तो वो आज करेगा क्या? काफ़ी ज़्यादा लेबर को हायर करेगा। अगर कल उसके पास वर्कलोड कम है तो वो कल कम लेबर को हायर करेगा। सो लेबर कॉन्ट्रैक्टर कौन होते हैं? ये वो लोग हैं जो कि जिनको हम पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं लेबर की, और ये अपने लेवल पे लेबर को हायर करते रहते हैं, राइट। द नेक्स्ट इज़ योर एडवर्टाइजिंग ऑन द टेलीविज़न। अब आप लोग देखते हैं कई सारे न्यूज़ चैनल्स पे आपको लास्ट में दिखाते हैं जॉब वैकेंसीज़ के बारे में कि इस कंपनी में जॉब वैकेंसी खाली है। तो अगर आपको टेलीविज़न पे जॉब की वैकेंसीज़ के बारे में अपडेट मिले तो उस तरह के प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे? एडवर्टाइजिंग थ्रू द टेलीविज़न। द नेक्स्ट इज़ योर वेब पब्लिशिंग। आप सब लोगों ने नाम सुना होगा monster.com, या फिर आपका जॉब के लिए बहुत सारी naukri.com है, ठीक है, timesjob.com, ठीक
तो ये जो सारी वेबसाइट्स हैं यहाँ पे आपको क्या मिलती हैं, अलग अलग जॉब्स के बारे में अपडेट मिलती हैं, ठीक है। फ्री जॉब अलर्ट्स हो गया बेटा। तो ये जो सारी जगह हैं जहाँ पे आपको जॉब्स के बारे में अपडेट मिलती हैं, इन वेबसाइट्स के थ्रू अगर आपको जॉब मिलती हैं तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, वेब पब्लिशिंग। उसे क्या कहेंगे हम लोग, वेब पब्लिशिंग। अब इसके फ़ायदे क्या क्या हैं, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है कि हमें जो पर्सन मिलेगा वो मिलेगा क्वालिफाइड पर्सन, कोई ऐसा ही नॉर्मल पर्सन हमें नहीं मिलेगा, एक स्किल्ड पर्सन हमें मिलेगा। द नेक्स्ट इज़ योर वाइडर चॉइस, क्योंकि हमारे पास ऑप्शंस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, क्योंकि एक या दो लोग वहाँ पे नहीं आते हैं, वैकेंसी में हमारे पास काफ़ी ज़्यादा अमाउंट ऑप्शंस का आ जाता है। द नेक्स्ट इज़ योर फ्रेश टैलेंट, हमारे पास जो एम्प्लॉयज़ आते हैं वो हमारी कंपनी के लिए बिल्कुल नए हैं, तो वो एक बिल्कुल फ्रेश टैलेंट है, काफ़ी ज़्यादा दिमाग में लेके आते हैं, काफ़ी ज़्यादा एनर्जी के साथ आते हैं, तो ये हमारी कंपनी के लिए काफ़ी बड़ा प्लस पॉइंट है। द नेक्स्ट इज़ योर कॉम्पिटिटिव स्पिरिट्स, जो भी नया एम्प्लॉय कंपनी में आता है वो हमेशा खुद को साबित करने के बारे में सोचता है कि मुझे खुद को प्रूव करना है, तो एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट हमें वहाँ पे देखने को मिलेगी। जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं उन लोगों के अंदर भी यहाँ पे क्या आ जाएगी, कंपटीशन आ जाएगी विद द न्यू एम्प्लॉय के, हम एग्जिस्टिंग हैं, हमें इससे अच्छा काम करना है। बट ये चीज़ इंटरनल में नहीं थी। अगर दोस्त हैं, कोई प्रमोशन भी हो गया तो ठीक है यार, क्या दिक्कत है, हो गया तो हो गया, दोस्त है मेरा, तो वो क्या इंटरनल में कम देखने को मिलता है, लेकिन एक्सटर्नल में कोई बाहर वाला बंदा आ जाए तो फिर कंपटीशन का लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। नाउ द नेक्स्ट इज़ योर लिमिटेशंस। लिमिटेशंस में सबसे पहला जो पॉइंट है बेटा वो है आपका डिससेटिस्फेक्शन अमॉन्ग्स द एग्जिस्टिंग स्टाफ। जो एग्जिस्टिंग स्टाफ है उनका दिमाग ख़राब हो जाएगा कि हमें यहाँ पे जॉब क्यों नहीं दी गई है, हमें प्रमोट क्यों नहीं किया गया है, बाहर से बंदा क्यों आया है, क्या हम काम नहीं करते क्या। तो ये जो सारी चीज़ें एक एम्प्लॉय के दिमाग में आती रहेगी, उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे कि उसकी वजह से एम्प्लॉयज़ थोड़ा सा डिससेटिस्फाइड हो जाएंगे। द नेक्स्ट इज़ जो लेंदी प्रोसेस काफ़ी लंबी होती है बेटा, क्योंकि एम्प्लॉयज़ को हायर करना, उनको पहले बुलाना, उनकी स्क्रीनिंग करना, डॉक्यूमेंट्स चेक करना, इंटरव्यू लेना, बेस्ट वन को सिलेक्ट करना, फिर उनकी ट्रेनिंग कराना, उनको ओरिएंटेशन प्रोग्राम कराना, तो एक काफ़ी लंबी चौड़ी प्रोसेस है। तो उसी प्रोसेस को हम लोग शॉर्ट में कर सकते हैं बाय यूजिंग द इंटरनल रिक्रूटमेंट। लेकिन अगर अच्छा टैलेंट चाहिए, फ्रेश टैलेंट चाहिए, तो हमें यहाँ पे ये करना पड़ेगा। तो इसका डिसएडवांटेज है कि ये क्या है, एक लंबी प्रोसेस है, प्लस ये प्रोसेस बेटा फ्री में नहीं होती है, इसमें काफ़ी सारा खर्चा किया जाता है, तो ये प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली प्रोसेस भी बन जाती है, राइट। आई होप आप लोग सब इन वीडियोस को ध्यान से देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, बिकॉज आपके बोर्ड के पेपर बेटा लेट नहीं होंगे, ये ऑन टाइम होंगे। अगर किसी बच्चे ने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है बोर्ड का, तो वो आके यहाँ पे बोर्ड के फॉर्म्स भरे जा रहे हैं बेटा स्कूल में, तो उसको आके आप लोग यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। आपको इस वीक के अंदर दैट मीन्स ये जो आपका आ रहा है, हार्डली आप मान लीजिए 11 तक आपको स्कूल आना है और आके आपके बोर्ड के पेपर्स को सबमिट चेक करना है, उसको अपडेट करना है। अगर आप लोग नहीं आते हैं तो जो इन्फॉर्मेशन है, मे बी अगर उसके अंदर गलती से कोई मिस्टेक हो जाती है, कोई नाम वगैरह में मिस्टेक हो जाती है, तो वो थ्रू आउट द लाइफ आपकी मार्कशीट में बेटा लिखा हुआ रहेगा। तो आप लोग एक बार स्कूल आ जाइए, अपने पूरे नाम को चेक कर लीजिए, आपकी जो पेंडिंग ड्यूज़ है उसको क्लियर करा दीजिए, राइट। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस थिंग्स एंड आई होप you like this video. Thank you for today. Have a great day.